अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिइज़्निल्लाह। अच्छा जी, एक और सेशन बीएफडी का हम शुरू करने जा रहे हैं जी। आज का एजेंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2022, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। दिसंबर 2022 में एक बड़ा अच्छा सवाल आया हुआ है वैल्यूएशन और मर्जर एक्विजिशन का। वो मैं चाहूँगा कि हम आज की क्लास में कर लें। आई थिंक हम जिस स्टेज पे हैं हम ये सवाल डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें फर्स्ट फोकस करना होगा। आई गेस हम दिसंबर 22 के काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, आपके सामने मौजूद है ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अच्छा ये मैं आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करूँगा, ठीक है? ताकि ये कि हमें सॉफ्टवेयर की भी जिसे कहते हैं हमआंगी हो जाए। सॉफ्टवेयर से भी हम यूज़्ड टू हो जाएँगे, सॉफ्टवेयर में क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है और हम कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जी? तो आप में जिन्होंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड हुआ हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे डाउनलोड होगा, इसका तरीक़ेकार ये है कि मैं अभी अपनी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने जो है वो क्रोम खोला हुआ है। देखिए मेरी प्रोफाइल है। जो हमारा लॉगिन एरिया होता है आईकैप का, जो आईकैप का लॉगिन एरिया होता है, उस पर आप लेफ्ट पे देखेंगे तो ये प्रैक्टिस टेस्ट फॉर CFAP/MSA आ रहा होता है। इसमें आप चले डाउनलोड प्रैक्टिस टेस्ट क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और एक पीडीएफ है, जो पीडीएफ आपको बताता है कि इसमें आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सही है, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से किसी ने अगर डाउनलोड करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास डाउनलोड्स में कहीं ना कहीं होगा। कंप्यूटर इज टेकिंग टाइम। और ये सवाल है जी विंटर 2022 का। आज का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम कर लेंगे, फिर एक और वीडियो में इसका बना दूंगा आपके लिए, जिसमें हम जो है वो एक रिवर्स टेक ओवर का कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। चलिए जी, मेरे सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, असेसमेंट मास्टर पे। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। आईडी पासवर्ड जो है वो मैंने वेबसाइट से, मैं आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा। ये आईडी पासवर्ड है इसका, ठीक है जी। इसका है BFD डेमो। ठीक है जी, ये आ गया। BFD डेमो के नाम से इसका वो है। पासवर्ड इसका है CFAP $123। ये कॉपी पेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों का नहीं खुल रहा, तो ये भी वजह हो सकती है कि आप शायद आईडी पासवर्ड सही नहीं डाल रहे हो। टाइप करके डालें, ज़्यादा बेहतर है, गलती का चांस कम होता है। मेरे पास तो खुल गई है। अच्छा, ये विंटर 20 का पेपर डला हुआ है इसमें, तो हम इस साइड को नहीं छेड़ रहे, ये साइड एज इट इज है, ताकि हमें परेशानी ना हो। हम इस साइड पे लिखेंगे अपना जो भी काम करेंगे, ठीक है? अच्छा, सवाल पे आएंगे। चलिए सवाल पढ़ेंगे, कमेंट पहले पढ़ लें। Explain the meaning of synergy and suggest what might create synergy for NPP if the takeover of NH were to be proceed। यार synergy क्या होती है? हमारी बुक में लिखा हुआ है ना, 4 मार्क का इजी सवाल है। synergy किसे कहते हैं? याद है कल की क्लास में भी बात हुई थी, जब हम मर्जर टेकओवर स्टार्ट करें तभी बात हुई थी। कंबाइन आउटपुट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल आउटपुट। कंबाइन आउटपुट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल आउटपुट। 1+1 इज ग्रेटर देन 2, 2+2 ज्यादा हो जाएगा, सही है? तो ये आपको बताना पड़ेगा, जब मर्जर होता है तो फिर आपको कंबाइंड आउटपुट जो है थोड़ा ज्यादा मिलता है, कुछ बेनिफिट हो जाते हैं, कुछ एडवांटेज हो जाते हैं। कौन कौन सी सिनर्जीज थी याद करें। ये देखें हमारे हैंडआउट में लिखी हुई है और यही आपके आईकैप का सोल्यूशन में भी लिखनी थी, ठीक है? कौन कौन सी सिनर्जीज होती है ये देखें। रेवेन्यू सिनर्जी होती है, कॉस्ट सिनर्जी होती है, फाइनेंशियल सिनर्जी होती है। रेवेन्यू सिनर्जी होती है, कॉस्ट सिनर्जी होती है, फाइनेंशियल सिनर्जी होती है, ठीक है? ये बातें हमने कल की क्लास में की हैं, ठीक है? रेवेन्यू सिनर्जी, कॉस्ट सिनर्जी, फाइनेंशियल सिनर्जी। और मजे की बात ये एग्जामिनर के सोल्यूशन में भी आएगा, यही बात लिखी हुई है। अगर मैं एग्जामिनर का सोल्यूशन देखूं, ठीक है, तो वहां भी उसने आई गेस यही बात ही की हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है? चलें, तो ये आप लिख देंगे सिनर्जीज, जैसा कोई मसला नहीं है। और एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ये थ्योरी ऐसी थी जो आई थिंक किताब से आई थी, जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, इसलिए मैं कहता हूँ ले जाने की जरूरत होती है। कुछ रॉ थ्योरी कभी और आ जाती है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस, द स्टेप्स दैट एनपीपी शुड अंडरटेक प्रायोर टू फाइनलाइजिंग द ऑफर विद एनएच। भाईजान ये भी थ्योरी थी, ये तो स्ट्रेट हमारी जो है ना क्या कहते हैं किताब से थी। दूसरी जो थ्योरी है ड्यू डिलिजेंस वाली, ये स्टडी टेक्स्ट है। इस स्टडी टेक्स्ट में आप देखें ये एक टॉपिक है,
ये देखिए मर्जर एंड टेक ओवर्स का टॉपिक, मर्जर एंड एक्विजिशन का जो चैप्टर है ना उसके अंदर आप जाएंगे तो 1 के अंदर ही ड्यू डिलिजेंस होता है। ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सिनर्जीज भी लिखी है वैसे तो यहाँ पे, सिनर्जीज भी लिखी है वैसे, ठीक है। सिनर्जी क्या होती है, 2+2 5 वाली एग्जांपल देखें यहाँ लिखी थी। तो ये सारा स्ट्रेट छापना था, ये आगे ड्यू डिलिजेंस, ठीक है जी। ड्यू डिलिजेंस कैसे कहते हैं उर्दू में बता देता हूँ कि देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट लिया जाता है ना तो उसके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को, एक इंडिविजुअल कंपनी के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, उस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को, अप्रेजल मींस के वाया इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो ड्यू डिलिजेंस की जाती कितनी फीजिबिलिटी है, तो ये कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, कितना रिटर्न है, ये सारे के सारे फैक्टर ड्यू डिलिजेंस में कवर किए जा रहे होते हैं। और कभी कभार तो फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, नॉन फाइनेंशियल चीजें भी जो है वो कवर की जा रही होती है। तो ड्यू डिलिजेंस का पर्पस क्या है कि जी एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, अजम्पशन जो है वो कितनी रिलायबल है, क्योंकि हम जब देखते हैं सवाल में उसमें अजम्पशंस की बेस पे सवाल सॉल्व कर होता है ना, हम जब सवाल सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर हमें सारी अजम्पशंस दे रहा होता है, लिखा हुआ दे रहा होता है, ठीक है जी। नहीं कोई स्पेसिफिक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, सॉफ्टवेयर ऐसे ही हो जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की। मैं नॉर्मल लैपटॉप में यूज़ किया है 2-4 दफ़ा, अलग अलग लैपटॉप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, और के प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द टारगेट बिजनेस, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, डील एडवाइजरी डिपार्टमेंट, बहुत सारी फर्म्स का डील एडवाइजरी डिपार्टमेंट इस सर्विस को डील करता है, ड्यू डिलिजेंस की सर्विस को डील करता है। प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द टारगेट बिजनेस, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एरिया ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिस्क, मैं आपसे बात करता रिस्क की, तो रिस्क क्या है इसमें रिस्क भी बताया जाएगा। और प्रोवाइड एश्योरेंस टू प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस प्रोवाइडर्स को एक एश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आपका पैसा सेफ हाथों में, आपका पैसा जाया नहीं होगा, आपका पैसा वाकई जो आपके इंटेंडेड इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव होने में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये सारे ड्यू डिलिजेंस के फायदे आप ये लें। और ड्यू डिलिजेंस में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाता है, मैनेजमेंट अकाउंट को देखा जाता है, प्रोजेक्शन को देखा जाता है, सही है, नाम से ही लग रहा है फाइनेंशियल नंबर्स। और एक लीगल में क्या लिखा जाता है, वारंटी कितनी दी हुई है, कोई सिक्योरिटी दी हुई है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई क्लॉजेस तो ब्रेक नहीं हो गई है, कोई एग्रीमेंट तो ब्रीच नहीं हो गया, कोई वनरस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आ गया, वनरस कॉन्ट्रैक्ट आई होप आपने एफएफआर वगैरह में पढ़ा होगा। तो इसको लीगल एस्पेक्ट भी होता है, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है, और इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये होती क्या है, ये सारी बातें लिखी। ये पूरा एक पेज जो है वो समझो एग्जामिनर ने आपसे मांगा था 6 मार्क, 6 मार्क, ठीक है जी। तो ये आई थिंक जो सवाल आया हुआ था कि एक्सप्लेन द साइनर्जी 4 मार्क, और ड्यू डिलिजेंस ये स्ट्रेट सवाल जो है कॉपी पेस्ट करना था, ठीक है। ऊपर वाला हमारी बुक से भी मिल सकता है, नीचे वाला हमारी बुक में नहीं था, मगर आईकैप के स्टेट टेक्स्ट में दोनों चीजें मौजूद थी, इसीलिए 3 किताबों में मैं कहता हूँ कि एक आईकैप का टेक्स्ट लेके जाए, एक हमारी किताब लेके जाए, तीसरी आपको जो भी अच्छी किताब लगे आप वो ले जाए, ठीक है जी। बात समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे 12 मार्क का सवाल अभी और बचा हुआ है हमारे पास। डिटरमिन द टर्म्स फॉर द शेयर एक्सचेंज अज्यूमिंग दैट एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस फॉर एनएच, मैक्सिमम प्राइस एनएच को पे करें, इसका मतलब क्या है इस पे हम बात करूंगा, सही है। और एडवाइस वेदर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एनएच एंड एनपीपी आर लाइकली टू अप्रूव द ऑफर एंड क्वांटिफाई एनी गेन दैट द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर वुड रिसीव इफ एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस फॉर एनएच। तो हमने कल पढ़ा था कि गेन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखी थी, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ करके हमने गेन की डिस्ट्रीब्यूशन सीखी थी। तो उस गेन की डिस्ट्रीब्यूशन को आज हमें करना है कि बताना है कि भाई किसको कितना गेन मिलेगा और कौन सी पार्टी है जो उसको, अब क्या हमारी एक्वायरिंग कंपनी इसको मानेगी, क्या इसको अप्रूव कर देगी या प्रॉब्लम करेगी, तो ये कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, ठीक है जी। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, सी और डी पे हमारा फोकस है अभी, ठीक है। सवाल हमसे कह रहे हैं जी, एनपीपी लिमिटेड इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर दैट आर यूज्ड इन द फार्मिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। The company is listed in the Pakistan Stock Exchange, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अच्छी बात है, वरना खामा खामी अगर लिस्टेड नहीं होती तो फिर आपको पता है एडजस्टमेंट फैक्टर की बातें आती, फिर पीई को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, याद आ रही है बातें। एनपीपी ऑपरेट्स फ्रॉम 3 फैक्ट्रीज इन बेस इन लाहौर, these are 2 factories dedicated to production of 2 immediate compounds, ammonia and nitric acid, and the third factory that produces the final fertilizer products such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium ammoniate nitrate और नाइट्रोफॉस्फेट। मुझे केमिस्ट्री याद आ गई अपने बचपन की जी, ओ लेवल में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी आखिरी बार, और इनफैक्ट मैंने पढ़ाई भी थी कुछ लोग कुछ टाइम पहले, मतलब उसी वक्त ऑब्वियसली जब मैं ए लेवल कर रहा था तब मैंने ओ लेवल के कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री की बातें याद आ रही हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एनपीपी ऑपरेट फ्रॉम, ये हो गई बात। Recently, NPP has struggled to produce sufficient volume of ammonia to satisfy the internal requirement for the final product. A number of alternative solutions to the supply chain shortage have been considered, and one option is to acquire a company that manufacture ammonia. इन्होंने कहा जी ये काम करते हैं, अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, इसको बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है फाइनेंशियल क्या कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के टर्म्स में,
ये हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यार हम ना एक कंपनी को एक्वायर कर लें जो कि लिस्टेड हो, दूसरी कंपनी भी लिस्टेड है मगर छोटी कंपनी को एक्वायर कर लें जो अमोनिया बनाती हो। हमें पता है अमोनिया हमारा मटेरियल है, अमोनिया हमारी फैक्ट्री पूरी अमोनिया पे बेस कर रही है। ठीक है, तो अगर अमोनिया का मसला आएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऑल्टरनेट सोच रहे हैं, हमें ये प्लान सोच रहे हैं कि हम जो है वो अमोनिया के लिए एक नया प्लांट को, एक नई लिस्टेड कंपनी को जो है एक्वायर कर लें, विच इज ऑल्सो बेस्ड इन लॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया एंड अदर कंपाउंड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। वो लाहौर में ऑपरेट करती है वो भी, और काफी सारे काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, रेलिवेंट काम कर रही है। द प्रोडक्शन डायरेक्टर अली हुसैन has estimated that in addition to resolving the supply chain shortage, the acquisition would generate synergy of 1500 million per year। मैंने आपको याद है कहा था synergy दो तरह की होती है, पर एनम वाली भी होती है और लमसम भी होती है। ये कौन सी synergy है, नाम से नजर आ रहा है, क्या ये एनुअल synergy है या लमसम synergy है? पार्टिसिपेट करते जाए, देखें यार, अगेन अगेन अगेन, इससे इनडायरेक्टली एक मैसेज की फीलिंग सॉरी एक मैसेज कर रहा हूँ, एक मेथड की फीलिंग आ रही, एक मेथड की फीलिंग आ रही। कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई होता नजर आ रहा है? वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड है ना, फ्री कैश फ्लो मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, नेट सेट मेथड, पी मेथड, कौन सा मेथड लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सही है मुस्तफा, वन ऑफ है। और मेथड कौन सा कहेंगे हम इसमें, क्योंकि ये पर एनम की बातें कर रहे हैं, यानी कि अर्निंग्स की बातें कर रहे हैं, यानी कि अर्निंग्स की बातें कर रहे हैं। और अर्निंग्स वाला मेथड कौन सा होता है, नीचे आ भी रहा है सर, पी रेशियो मेथड। नीचे मेथड की झलक भी नजर आ रही है, पी रेशियो मेथड यहाँ नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे गेन है भाई, आगे हमसे गेन है कि ठीक है 1500 की एनर्जी मिलेगी। एनपीवी इज कॉन्फिडेंट दैट इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज सुटेबल टू वैल्यू द कंबाइंड बिजनेस एंड वुड लाइक टू मेक एन ऑफर टू शेयर होल्डर ऑन दैट बेसिस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यार कोई हम लिख लें आई कैप के सॉफ्टवेयर पे, ये बातें हो गई, इसको बंद कर देते हैं। कहाँ गया, ये रहा। एक्वायरर कौन है याद है, हम हमेशा ये लिखते थे पहले, अब ठीक है हम हाथ से नहीं लिख रहे इस बार, सॉफ्टवेयर में सॉल्व करें, मगर तरीकेकार तो वही रहेगा, एक एक्वायरर है और एक टारगेट है। कौन एक्वायरर है कौन टारगेट है देख के बताएंगे। हम्म, एनपीपी एक्वायरर है, और दूसरा वाला कौन है, एनएच। ठीक है जी, बात समझ आई। अमोनिया के लिए हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, एनर्जी आएगी 1500 मिलियन की। ठीक है, 1500 पर एनम। अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, price earning ratio is suitable to value to protect the current shareholder. NPV would like to structure a deal in such a way that the earning per share and the price earning ratio would remain the same। अच्छा, कौन सा मेथड है हमारा? ठीक है, अब ये बड़ी काम की बातें कर रहा है, गौर से सुनिएगा, ये बहुत काम की बात है, गौर से सुनिएगा, ये मिस हो गई थी लाइन तो फिर पेपर में प्रॉब्लम होगा। टू प्रोटेक्ट द करंट शेयर होल्डर्स, अभी यार कॉपी पेस्ट प्रॉब्लम कर रहा है कुछ जगहों में, मगर मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का टोटका ये है, अब ये कुछ एमएस इंस्ट्रूमेंट्स का चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। पहले इसको फॉर्मूला टैब में कॉपी करेंगे, ये हो जाएगा तो डबल क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। क्या कह रहे हैं, ईपीएस एंड प्राइस अर्निंग रेशियो वुड रिमेन द सेम। वुड रिमेन द सेम, सही थी बात, समझ आ रही? ठीक है जी।
तो यानी कि पीई भी वही रहेगा और ईपीएस भी वही रहेगा, यानी कि मर्ज एंटिटी का ऑफ द न्यू कंबाइंड बुक ऑफ द मर्ज एंटिटी, इसको मर्ज एंटिटी कर लेते हैं। मर्ज एंटिटी का बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, ये बात हमने कर ली। अच्छा, initial discussion suggests that a board of NH is open to an idea of a takeover if the offer price is acceptable and is in the form of shareholder share exchange for NPP shares. Relevant फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है जी, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, अब कमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द शेयर फॉर टर्म्स फॉर डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज अज्यूमिंग एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस फॉर एनएच। मैक्सिमम प्राइस टू एनएच का क्या मतलब होता है? एक सवाल का जवाब दें मुझे, मैक्सिमम प्राइस का क्या मतलब होता है? अच्छा, एक सवाल है मेरा, अभी यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या होती है, गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये होती है मार्केट वैल्यू, गौर से सुनिएगा। अच्छा, अब सुने, क्या आप कह सकते हैं कि आफ्टर टेक ओवर, आफ्टर एक्विजिशन, कितनी होगी शेयर प्राइस? गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बिल्कुल कदीर, सही कहा आपने, मैं एक और तरीके से प्रूव कर रहा हूँ। दो बातें करनी है, मैक्सिमम प्राइस एक मतलब समझाना है, और दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है जो जो एंगल हमने आज से पहले कभी देखा नहीं है, मगर यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। भाई मुझे एक बात का जवाब दें, अगर पी रेशो सेम है और ईपीएस भी सेम है, अगर पी रेशो भी सेम है, पुराना और नया बराबर है, सही है, रिमेन द सेम, और ईपीएस भी सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, सोचे, अगर पीई भी सेम है और ईपीएस भी सेम है, प्लीज देखे पार्टिसिपेट करें यार, जो लोग लाइव में हमसे बात हो रही है, जो लोग रिकॉर्डिंग में, उनसे भी गुजारिश, सोचें, अगर पीई भी सेम है और ईपीएस भी सेम है, अगर पीई भी सेम है और ईपीएस भी सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मार्केट प्राइस होगी या शेयर प्राइस होगी, वो भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, सेम सेम हो जाएगी? मेरी बात समझ आ रही है? ओ भाई, वो कह रहे हैं मार्केट प्राइस भी, सॉरी, पी रेशो भी सेम है, ईपीएस भी सेम है, तो यार अगर ये दोनों चीजें सेम है तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आती है वो भी सेम होगी। किसकी बात हो रही है? करंट शेयर प्राइस। देखिए जी, बात समझ आई। देखिए ना, वो ये तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि जो शेयर प्राइस है ना, जो, और क्यों कह रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट का मतलब समझते हैं ना, कि वो चाहता है उनको नुकसान ना हो, फायदा हो या ना हो, नुकसान ना हो उनको, क्या कहेंगे, रिस्क एवर्स अप्रोच है, कि वो चाहता है किसी को नुकसान ना हो, वो चाहता है शेयर प्राइस इसीलिए इंटेक्ट रहे, इसीलिए वो चाहता है शेयर प्राइस सेम रहे। तो मुझे बताएं, इस केस में कोई गेन मिलेगा इनको? क्या एनपीवी को कोई फायदा हुआ? कोई एनपीवी को कोई गेन मिलेगा? एक सवाल है, देख के क्या लग रहा है? कदीर, मैं दूसरे एंगल से समझा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे एंगल में भी आता हूँ। हाँ, अगर प्राइस पुरानी और नई सेम है, एनपीपी करंट शेयर प्राइस इक्वल टू एनपीपी रिवाइज शेयर प्राइस, अगर दोनों शेयर प्राइस सेम है, तो मुझे बताएं क्या कोई गेन हुआ?
तो सारा गेन कहाँ चला जाएगा? सारा गेन किसको चला जाएगा? सारा गेन किसको दे देंगे? जवाब दें। हाँ, ऑल गेन। टारगेट कम। टारगेट कम, ठीक है, बात समझ आई। टारगेट कम। फिर ये सारा का सारा गेन टारगेट कंपनी को चला जाएगा। और एक और बात भी ध्यान में रख लें, एक और लाइन भी ध्यान में रख लें, ये आपको आगे किसी सवाल में मिल जाएगी या पीछे किसी सवाल में मिल गई होगी, कि जब भी मैक्सिमम प्राइस निकाली जाती है, जब आप मैक्सिमम प्राइस निकालते हैं, मैक्सिमम प्राइस जो पेबल होती है, एंड, और अब मैं एक और तरीके से भी समझा रहा हूँ कि मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस वैल्यू ऑफ एनएच। सारा गेन दे दें। सारा गेन दे दें। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। प्लीज मेरी बात सुनिएगा। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, एक सवाल का जवाब दें। एक कंपनी की वैल्यू है, सुनिएगा, एक कंपनी की वैल्यू है, टारगेट कंपनी की वैल्यू है 100 मिलियन। सही है, गौर से सुनिएगा। सही है, वो कह रही है 100 मिलियन में हम अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे, पैसे बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ। आप उसको कह रहे हो 120 मिलियन, मना कर दिया, रिजेक्ट, बोला नहीं, 120 कम है, बोला और पैसे बढ़ाओ। आपने किया 130 मिलियन, अभी भी मना कर दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, सुनिएगा। इस ट्रांजेक्शन से जो गेन आ रहा है ना, वो आ रहा है 40 मिलियन। इस ट्रांजेक्शन से ओवरऑल गेन आ रहा है वो 40 मिलियन आ रहा है, 40 मिलियन। लेट से मैं एक्वायर करूंगा तो सैलरी 40 की मिलेगी। मैं उसको मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूँ? एक कंपनी 100 मिलियन की वैल्यू रखती है एग्जिस्टिंग, सही है, मैंने उसको 120 की ऑफर की, उसने मना कर दिया। 130 की ऑफर की, उसने मना कर दिया, बोला नहीं हमें बहुत पैसे चाहिए। हमें अब कहता है गेन 40 का है, तो हम मैक्सिमम उसको 140 दे सकते हैं। क्या हम 140 से ज्यादा देंगे? अगर मैं 140 से ज्यादा यानी कि 145 दूंगा, तो लोग बोलेंगे यार आपने 145 दे दिया, हालांकि कंपनी की वैल्यू 100 थी, आपने 45 एक्स्ट्रा दे दिए। 45 एक्स्ट्रा दे दिए तो बाकी 5 कहां से लाएंगे? गेन ही 40 का है, ये तो नुकसान हो जाएगा, ये तो जेब से चले जाएगा। तो जब भी मैक्सिमम प्राइस आ रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी गेन है, ऑल गेन, ओवरऑल गोन, ओवरऑल गेन गिवन टू एनएच, दैट इज टारगेट कंपनी। ये अगले पार्ट में मैं एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। दैट इज नो गेन एट्रीब्यूटेबल टू। ये बात समझ आई? लॉजिक है ना यार। वो पैसे मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, इंतहा क्या होगी, बिल्कुल लास्ट फाइनल फिगर क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी, जो हमारा गेन है, बोलेंगे भाई यही ले लो भाई। ओके, जेब से नुकसान तो नहीं करेंगे ना यार, जेब से नुकसान तो नहीं करेंगे ना। तो अब रिक्वायरमेंट में वापस आए, इसने ये लिखी है बात, डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज अज्यूमिंग दैट एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस। ठीक है, अब इस बेस पे हम काम शुरू करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। पी और वो सेम रहेगा, ठीक है, गौर से देखिएगा, काम शुरू किया जा रहा है। अच्छा जी, पी मेथड लगेगा, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, एनपीपी, ये समझाने के लिए था, इसको मैं डिलीट करूँ ताकि परेशानी ना हो, और ये भी किसी काम का नहीं, इसको डिलीट करें। अच्छा, दो कंपनियां एनपीपी है। ठीक है, गौर से देखिएगा। अभी ईपीएस कितना है? अभी ईपीएस कितना है? 460 और 620।
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये 22 मिलियन और 5 मिलियन। ठीक है जी, क्या आ गया ये? अर्निंग्स आ गई। एनर्जी कितनी है? पर एनम वाली एनर्जी है ना? 14,720। 14,720 ये एनर्जी कहाँ से आई? सवाल में लिखी है ये रही। तो हम निकालते हैं जरा रिवाइज मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो कह रहे हैं पी रेशो सेम रहेगा। वो कह रहे हैं पी रेशो सेम रहेगा। तो एग्जिस्टिंग पी रेशो, ठीक है। पी रेशो कितना है एग्जिस्टिंग? 10। ठीक है, देखिएगा प्लीज। मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब वो निकालने को ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कितना शेयर, कितने शेयर इशू करें, कितने शेयर इशू करेंगे बता दें आप। कितने शेयर इशू करेंगे बता दें आप। अच्छा आप सुने, ये तो हमने निकाली मार्केट वैल्यू, ठीक है। एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू निकाली। अच्छा, रिवाइज मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अर्निंग ऑफ मर्ज एंटिटी। अर्निंग ऑफ मर्ज एंटिटी, पी रेशियो सेम। ठीक है, तो ये आ गई। ठीक है, अब क्या करें? अभी हमें निकालना क्या है? निकालना क्या है, देखिए प्लीज फॉलो करिएगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालने कितने शेयर इशू करें। अच्छा, उसको पैसे कितने देने हमने? हमने उसको पैसे कितने देने हैं? हमने उसको पैसे कितने देने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें उसको पैसे कितने देने हैं? हमें उसको पैसे देने हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनिटी इतनी है, उसमें से लेस करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एनपीपी। एनपीपी को कुछ नहीं चाहिए, एनपीपी को सेम चाहिए। एनपीपी को सेम पी सेम ईबीएस चाहिए। एनपीपी को चेंज नहीं चाहिए, एनपीपी को गेन नहीं चाहिए। ये बात हम ऊपर कर चुके हैं। तो ये आ जाएगी जो नई एंटिटी की मार्केट वैल्यू बन रही है, उसमें से अगर मैं अपना एनपीपी एक्वायर का माइनस कर दूं, कितना हो गया? 46,000। तो इसका मतलब है 46,000 अमाउंट देनी है। मैं वापस रीड करूँ, देखें गौर से समझिएगा। वो कह रहा है पी रेशियो सेम रहेगा, वो कह रहा है ईपीएल भी सेम रहेगा, वो कह रहा है ईपीएल भी सेम रहेगा, पी रेशियो भी सेम रहेगा। तो जब पी रेशियो सेम रहेगा तो हमने क्या किया कि रिवाइज मार्केट वैल्यू निकाली।
कि रिवाइज मार्केट वैल्यू कितनी बनेगी। रिवाइज मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें रिवाइज अर्निंग होनी चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद है सामने स्क्रीन पे, और हमारे पास पी रेशियो होना चाहिए जो कि ऑलरेडी मौजूद है, सेम है। तो हमने रिवाइज मार्केट वैल्यू निकाली है, कंबाइंड वैल्यू है। कंबाइंड मींस केस में एक्वायरर भी है और टारगेट भी है, मगर वो कह रहा है एक्वायरर को कुछ नहीं चाहिए, एक्वायरर को सेम चाहिए, एक्वायरर को मार्केट वैल्यू सेम चाहिए, एक्वायरर को पी ईपीएस सेम चाहिए। अगर एक्वायरर को सेम मार्केट वैल्यू चाहिए, अगर अगर एक्वायरर को सेम मार्केट वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितनी भी वैल्यू है वो किसकी बनेगी, वो टारगेट की बनेगी, वो टारगेट की बनेगी। अब क्या करें, टारगेट की वैल्यू आ गई 46,000, तो ये इसकी वैल्यू बन गई। ठीक है जी, इसकी हमें जरूरत नहीं है यार, ये क्यों खुल गया। ये पता नहीं क्यों खुल गया, खैर। अब क्या करें, तो इधर कर लेते हैं। जी, अब हमें क्या निकालना है कि कितने शेयर इशू, अच्छा करंट शेयर प्राइस कितनी है। अब हम जो चीज दे रहे हैं, ये वही कल कल वाली एग्जांपल है, हमें जो चीज देनी है उसकी वैल्यू है 46,000 टू बी पेड थ्रू शेयर्स। ये फिगर हमें शेयर के थ्रू पे करनी है, तो ये फिगर हमें शेयर के थ्रू पे करनी है, ठीक है, शेयर्स के थ्रू। और एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है जो शेयर हमें देना है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ये निकाल लेते हैं। पुरानी वैल्यू कितनी बन रही थी, पीई इंटू ईपीएस। पीई 10 है और ईपीएस कितना है 460, मल्टीप्लाई करने की बनता है 4600। तो हम एक शेयर देना चाह रहे हैं, मार्केट वैल्यू 46,000 मिलियन, मिलियन में बातें चलेंगी। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालूं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालूं, हमें 46,000 देने हैं उनको, हमें 46,000 देने हैं और एक शेयर की वैल्यू 4600 है, 10 मिलियन शेयर। ठीक है जी, इसको मुनासिब कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मुनासिब हो गया। चलिए जी, यहाँ पे हमने जो शेयर्स पे करना था हमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम उसको 10 मिलियन शेयर इशू कर रहे हैं, एनएच। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं एनएच के, एग्जिस्टिंग शेयर्स एनएच के कितने हैं 5 मिलियन। न्यू शेयर्स 10 मिलियन। शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या बना,
इस बार लंबे तरीके से कराया, डिटेल में कराया ताकि आपको परेशानी ना हो। टू न्यू शेयर्स ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, एनपीपी। ठीक है जी, बात समझ आई। नोट करें प्लीज, ये सोल्यूशन है, नोट कर लें इसको। कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें यार प्लीज। मैं रिकैप कर रहा हूँ, देखें जी, उसने कहा कि रेशियो सेम रहेगा, उन्होंने कहा जी रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। जब उन्होंने कहा सेम रेशियो सेम रहेगा, प्रोटेक्ट करना है, तो रेशियो सेम रहेगा इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस जो पहले थी वही मार्केट प्राइस बाद में रहेगी, जो मार्केट प्राइस पहले थी वही मार्केट प्राइस बाद में रहेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं पी और ईपीएस सेम रहेगा, सवाल में लिखा था। किसकी बात हो रही है, एनपीपी की बात हो रही है, एक्वायरर की बात हो रही है, तो एक्वायरर को कोई गेन नहीं चाहिए। नो गेन ऑन एक्विजिशन टू शेयर होल्डर ऑफ एनपीपी, ऑल गेन ट्रांसफर टू टारगेट कंपनी, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैक्सिमम मतलब उसी को दे दो, सब कुछ उसको दे दो, जब भी मैक्सिमम का वर्ड आ रहा है, सारा गेन उसको दे दीजिए आप। मैक्सिमम प्राइस पे टू एनएच, वैल्यू ऑफ एनएच प्लस ओवरऑल गेन टू एनएच, सारा गेन आप उसको दे दें यार, अपने पास कुछ ना रखें। तो हमने टोटल वैल्यू निकाली, इसमें से अपनी वैल्यू माइनस कर दी, ये वैल्यू 40,000 आ गई। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू लेते, उसकी वैल्यू 15,500 है, और जो ओवरऑल गेन बन रहा होता है उसको दे देते, ओवरऑल गेन, जो कि हम अगले पार्ट में निकाल भी लेंगे। तो हमारे पास कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी अपनी वैल्यू बन रही है 101,200 फिलहाल, ये रही 101,200। कैसे बन रही है, 460 ईपीएस है, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें, उसको पी से मल्टीप्लाई करें, इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी। ये कह रहे हैं हमारी वैल्यू यही रहने दो, एनएच की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, एनएच को भी ज्यादा पैसे देंगे, एनएच को भी मैक्सिमम पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे, एनएच को माइनस करके निकालिए 40,000, अब हमें 40,000 देने हैं शेयर के थ्रू। मैंने वही वाली एग्जाम्पल है, अगर मुझे किसी को 10 तोला देना है, अगर मुझे सॉरी 10 तोला कह रहा हूँ, अगर मुझे किसी को 10 लाख रुपए देने हैं, अगर मुझे किसी को 10 लाख रुपए देने हैं, और एक एक मेरे पास जो है कैश नहीं है, मेरे पास जो है गोल्ड पड़ा हुआ है, एक तोला 2 लाख का है, तो मैं कितने तोला दूंगा। अगर 10 लाख रुपए मुझे किसी को देने हैं और एक तोला 2 लाख रुपए का है, और मैं कैश ही देना चाहता हूँ, उसको गोल्ड देना चाहता हूँ, तो मैं कितने तोला दूंगा। मैं उसको 10 लाख रुपए देने के लिए मुझे 2 लाख के हिसाब से 5 तोला देना पड़ेगा, 5 कॉइन देने पड़ेंगे, 5 तोला देना पड़ेगा। एग्री करते हैं। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे सामने वाली पार्टी को 46,000 मिलियन देना है और एक शेयर 4600 का है, तो मुझे 10 मिलियन शेयर देने पड़ेंगे। उसके अपने शेयर 5 हैं, उसके अपने शेयर 5 हैं, और वो 5-10 मिलियन रिसीव कर रहा है। उसके अपने शेयर 5 है, मगर 10 मिलियन इशू करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हर हर एक शेयर पे 2 नए शेयर देने पड़ रहे हैं। टू न्यू शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ एनएच, टू न्यू शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ एनएच, ये आपको निकालना था। प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग इस बात को नहीं पिक कर सके, ये टर्निंग पॉइंट है सवाल का, कि शेयर प्राइस सेम रहेगी, क्योंकि पीई रेशियो और ईपीएस सेम है, शेयर प्राइस सेम रहेगी। मैक्सिमम सारा उसको देना था, इसकी अपनी वैल्यू इंटैक्ट रहनी थी, इंटैक्ट रहनी थी। बात समझ आई, नोट करें इसको प्लीज, नोट करें प्लीज यार, पूछ लें कोई सवाल तो यार प्लीज, इसको नोट करें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें प्लीज। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला पार्ट। अब अगले पार्ट में क्या मांग रहे हैं हमसे, लास्ट पार्ट में 7 मार्क का। एडवाइज वेदर द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ एनएच एंड एनपीपी आर लाइकली टू अप्रूव द ऑफर एंड क्वांटिफाई एनी गेन टू द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर वुड रिसीव इफ एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस टू एनएच। यार साफ सी बात है, सारा गेन किसको देंगे, अगर हम मैक्सिमम प्राइस पे करेंगे, ये बात मैंने अभी ओरली भी एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ भी मैं वो बातें करूंगा कि सारा का सारा गेन फिर आप किसको दोगे, वो आप टारगेट कंपनी को दे दोगे, एक्वायरर कुछ नहीं रखेगा। ये भी हम प्रूव भी करते थे। जैसे गेन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको स्टेप बताया था। जब गेन निकालते हैं मैंने आपको स्टेप बताया था, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जब गेन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, याद आ रहा है, डी पार्ट निकाल कर रहे हैं हम सॉल्व। ओवरऑल गेन निकालने के लिए तरीकेकार क्या था, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, ठीक है, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। न्यू मार्केट वैल्यू टोटल ओवरऑल गेन, बिलियन में बात हो रही है, मिलियन में बात हो रही है। एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू निकाल चुके हैं हम ऊपर,
निकाल चुके हैं ऊपर, ये रही 101,200 और 15,500। ऐड करें क्या मतलब, ऐड करें क्या मतलब, 10,116,700, तो क्या आ जाएगा? यही तरीका कार था, याद है? पहले हम ओवरऑल गेन निकालते थे। देखें, इतना लेट में रख के तो सवाल नहीं मिलेंगे ना, थोड़ा सा तो आपको पेपर में कुछ सोचना पड़ेगा। कितना है? 30,500। इसको बांट दें। एक्वायर। क्यों? कितना? नील। मैक्सिमम प्राइस मीन्स ऑल गेन पेड टू टारगेट प्लस प्लस सेम पी। देखिए, मैं ड्राफ्टिंग भी बता रहा हूँ। रेशियो एंड सेम ईपीएस मीन्स नो चेंज इन शेयर प्राइस मीन्स नो। ठीक है जी, बात समझ आई। तो सारा का सारा गेन, गेन किसको, उसको कितना मिलेगा? एनएच शेयर होल्डर्स। वेरीफाई भी करा दूं हमको? वेरीफाई भी करा दूं? पेपर में नहीं कराना होगा, मगर वैसे बता रहा हूँ। न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ से वेरीफाई कराया था। ऊपर निकाल दी ना एनएच की नई वेल्थ। एनएच की नई वेल्थ ये रही 46,000। 46,000। ये देखें, प्रूव भी करा रहा हूँ। ओल्ड वेल्थ ये निकाल दी। ओल्ड वेल्थ भी निकाली है, ये रही 15,500। चेक कर लें, प्रूव भी करा रहा हूँ मैं आपको, आंसर वही आ रहा है। अगर न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ से भी करो तो भी यही बना। ठीक है जी, बात समझ आई। क्या लगता है आपको कितना गेन मिल रहा है? कितना गेन हुआ परसेंटेज में निकालें? अब बताएं, 7 मार्क में एक्सप्लेन भी करना है। किसके लिए? इट विल बी एक्सेप्टेबल। एक्पोजिशन विल बी एक्सेप्टेबल। एनएच ड्यू टू एफटी गेन्स। ठीक है, ठीक है ना? एफटी गेन मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, क्या लगता है इनको एक्सेप्टेबल होगा? हाँ।
बताएं। मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। क्यों? शेयर होल्डर्स ऑफ, किसको नहीं होगा भाई? क्या नाम है दूसरी कंपनी का, नाम तो बता दो भाई। एनपीपी। नो गेन। ऑल गेन्स गिवन टू टारगेट कंपनी। एक तो ये मसला कि हमें खुद नहीं रखा, सारा उनको दे दिया। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे बताएं एक और मसला क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। आप उसको क्या दे रहे हो, अपने शेयर दे रहे हो? हाँ अपने शेयर दे रहे हो ना आप उसको यार। क्या ख्याल है? एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? वर्किंग के तौर पे काम आ रहा है। एनपीपी एक्वायरर के एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? एक्वायरर के एग्जिस्टिंग शेयर है 22 मिलियन। न्यू शेयर्स इशूड, एक्विजिशन के लिए कितने शेयर इशू कर रहे हैं वो? 10 मिलियन कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं ना। तो टोटल कितने हो गए? तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो गया। कितने से? कितने से? 31.3%। नहीं, ये भी तो मसला है। 7 मार्क में यार ये बातें भी करनी पड़ेंगी, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? देखिए, पार्टी ये रहा, ऊपर से शुरू हो रहा है। ये देखिए, ठीक है जी। तो आपने पहले गेन निकाल के बता दिया, उसमें यही बोलता गेन के फॉर्म में बताएं, यही इसने रिकॉर्ड में कहा था आपसे। whether existing shareholder of NH and NPP are likely to approve, NH तो कर लेगा, NH तो कर लेगा, NH को तो फायदा है, NPP को मसला आएगा। अभी गेन भी बताने थे। ठीक है जी, नोट करें इसको यहां से लेके यहां तक। कोई सवाल है पूछ ले प्लीज यार, कोई सवाल को कंफ्यूजन पूछ ले। इज इज फाइन? ओके, चलें नोट कर लें। चलें इस सवाल को यहीं तक रखते हैं, और फिर अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह रिवर्स टेक ओवर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये विंटर बाइस का हमारा एक और सवाल अल्हम्दुलिल्लाह एंड हुआ जाता है।